दुआ गुले बालो झाड़े ऐसे करके है। बाद में थोड़ा चेंज होता है क्योंकि अब वो कोई रागदारी का छोटा ख्याल तो है नहीं। ये सब सोच रविन्द्रनाथ जी की मैं जब तुम लोग की उम्र में था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उतना भावपूर्ण चीजें हम समझ नहीं पाते होंगे, या वो मैच्योरिटी जो उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको आत्मसात करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए जिस मैच्योरिटी की जरूरत होती है, परिपक्वता की जरूरत होती है, वो शायद उम्र से ही आती है। एक चीज और भी है कि उन्होंने दुख और वेदना, विरह, ये सब जो भाव है, क्योंकि देखिए श्रृंगार रस को रसों में सर्वोपरि माना गया है, और श्रृंगार में भी दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मनुष्य के मन में जो भावनाएं हैं उसका प्रकटीकरण जब तक हो जाता है तब तो संयोग है, लेकिन जब वो प्रकट नहीं कर पाता है, अभिव्यक्ति से भी बाहर चला जाता है, जब भी वो अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाता है अपनी वेदना को, अंदर वो छुपा लेता है उसको, बिल्कुल उसे लगता है कि ये वेदना मेरे हृदय के करीब है और ये मेरा अपना है, ये मैं किसी और को नहीं दे सकता, ये किसी दूसरे के गले मिल करके रोने जैसा नहीं है। क्योंकि अगर दो लोग गले मिल करके रो रहे हैं तो उसमें से एक ऐसा जरूर होगा जिसकी वेदना उसकी अपनी नहीं है, वो संवेदना जाहिर कर रहा है। तो वेदना, संवेदना होती ही वेदना के लिए है। कोई आदमी किसी से संवेदना क्यों रखेगा भला? इसलिए रखता है कि किसी की वेदना में सहभागी बनने के लिए, उसमें अपनी पीड़ा को के साथ बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, करते हैं। लेकिन क्या संवेदना वेदना को छू भी सकती है? शायद नहीं। रविन्द्रनाथ जी के साहित्य में यही वेदना उन्होंने जिस तरह से अपने साहित्य में उकारा, ये एक अद्भुत था, क्योंकि वेदना को शब्दों में बांधना और व्यक्त करना ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उन्होंने इसका सहारा लेने के लिए केवल कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने केवल गद्य नहीं लिखा, अपने शब्दों को किसी कागज पर खाली उकेरा हो ऐसा नहीं है, उसके साथ उन्होंने उसको स्वर दिया, क्योंकि स्वर संगीत जब बनता है तब वेदना वास्तव में थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटित हो पाए। इसलिए उन्होंने एक जगह कही दिया है कि मैं तो अपने मन से, अपने तर्कों से, विचार से, मस्तिष्क से, जिस चीज को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, जिस चीज का मतलब मैं परम सत्ता को अनुभव करने के लिए जब मैं कोशिश करता हूँ, जब परम सत्ता को अनुभव करने की कोशिश करता है तो मैं तो अपने मन से उनको पा ही नहीं पाता, वो तो बहुत दूर है, हमारे रिच से बाहर। जैसे कि कोई चीज ऊपर टंगी हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ बढ़ा कर इसको छूने का, लेकिन छू नहीं पा रहा। लेकिन जब मैं संबोधित करते बोले मैं तो आपको छूने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे हाथों की सीमा के बाहर है। लेकिन जब मैं संगीत के माध्यम से आपको छूने का प्रयास करता हूँ तो मैं तो आपके चरण में सीधे पहुंच जाता हूँ, आपका चरण मेरे पास होता है। तो ये उन्होंने इस चीज को महसूस किया तभी कराया, और इसको समझने के लिए थोड़ी परिपक्वता की जरूरत, शायद उम्र वाली परिपक्वता की जरूरत होती है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि परिपक्वता उम्र से ही आए। बहुत सारे बड़े उम्र के लोग भी परिपक्व नहीं हो पाते, और बहुत सारे छोटे बच्चे भी अनुभूति के मामले में काफी आगे होते हैं। हालांकि सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम पास करूँ, और जिसके लिए कर रहा था वो आ चुकी है, बिजली आ चुकी है। मैं नहीं चाहता था कि रिधिमा आज जब गाना गाए तो वो उसका साउंड में डिस्टरबेंस हो, जो कि लाइट चले जाने के बाद वोल्टेज की वजह से या इन्वर्टर की वजह से होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सोचा कि पूर्वालाप से पहले पूर्व प्रलाप कर लिया जाए, पूर्व प्रलाप कर लिया जाए। याद आ रहा है? आलाप के साथ विलाप।
तो भव्यम दिव्यम। लेकिन नहीं, इसके बाद थोड़ा एक दो बातें, छोटी छोटी बातें देखिए। जब मेरे ऊपर भी कुछ ऐसी वेदना आई तो मेरा बहुत मन किया कि क्यों न एक ऐसी सभा रखी जाए जिसमें खूब अच्छे से गाना सुनाए। और हमको गाना जो है अब दूसरों का अच्छा नहीं लगता है। दूसरों का मतलब बड़े बड़े कलाकार लोग जो बहुत नामी हैं वो अब चूक गए उम्र के कारण, उनका वो स्तर रहा नहीं। कुछ अब मंचों की भी गरिमा वैसी रही नहीं कि हम किसी मंच में, किसी संस्था में, किसी छोटे से हॉल में, छोटी सी बैठकें तो लगभग बंद ही है, और जहाँ हो भी रही है वहाँ संगीत हाशिए पर रहता है। वही माला पहनना, न दूसरों के बारे में बात करना, छोटे छोटे जगहों पे एक दूसरे का, कोई गाने के लिए बैठा है, कोई राग बागेश्वरी सुना रहा है, दूसरा कर रहा है, थोड़ा कजरी सुनाइए ना, बोले कजरी अभी बारिश आई नहीं है, सब ऐसा होने लगता है। बहुत हल्का माहौल होता चला जा रहा है, गंभीरता है ये नहीं। गंभीर महफिल है जो हमारे शास्त्रीय संगीत की शान रही है वो खत्म हो चुकी। वो गंभीर महफिलों की सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि जो सुनाने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है, दोनों के बीच में एक आत्मीय संबंध होता है। और आत्मीय संबंध होने के लिए दोनों को एक स्तर पर और एक लेवल पर आना चाहिए। कोई बहुत नीचे है या कोई बहुत ऊपर है तो उससे तादाद में नहीं स्थापित हो सकता है, उसको बराबरी पर आना होगा। सीना ब सीना सुनेंगे तब जाके उस पर मजा आता है। वो महफिलें अब रही नहीं। बड़े बड़े मंचों में, बड़े बड़े हॉल में स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है, जहाँ पे संगीत के सिवा सब कुछ रहता है। अगर आप पूछेंगे कि इतना आप 4 घंटा सुन के आए, क्या सुना आपने, रागदारी में आपको क्या समझ में आया, तो आप देखते हैं कि हाथ खाली है। आप वहाँ से होके आते हैं, 4 घंटा अपना समय, श्रम, पैसा, आने जाने का खर्चा इधर उधर सब बच करके जाते हैं, अंततः आपको खाली हाथ लौटना है, क्योंकि वहाँ पे संगीत का वो स्तर ही नहीं मिल रहा है। और जब संगीत का स्तर नहीं मिलेगा तो बाद में जब आप कलाकार बन रहे होंगे तो फिर आपको वो कहाँ से वो इसको बोलते हैं पाथेय। पाथेय मतलब होता है कि जब आप पथ पे निकलते हैं, जब एक पथिक पथ पे निकलता है तो अपने साथ में कुछ खाने वाने की चीज़ लेके चलता था। पहले तो इंस्टा और वो सब जोमेटो स्विगी तो था नहीं कि फट से मंगवा लेंगे कहीं पर। ट्रेन में भी बुकिंग हो जाती तो सीधे खाना आ जाता है, और जो भी आ जाता है उसको चर लेते हैं, खाते तो कम ही है, चर लेते हैं। तो इस चरने वाला काम पहले था नहीं, जो लोग अपने हिसाब से कुछ बांध के लिए चलते थे तो पाथेय कहलाता था। तो आपको भी अपने जीवन पथ में जो पाथेय मिलना चाहिए उसकी बड़ी कमी है। और हम सीरियसली चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे उस तरह के संगीत में उस लेवल को पाने के लिए प्रयास करें जो हमारे संगीत का वास्तविक लेवल है। और चूंकि वो लेवल अब घटता जा रहा है तो हमें बहुत चिंता है। हमारे जैसे लोगों को, संवेदनशील लोगों को बहुत चिंता है कि ये संगीत बाद में तो खत्म हो जाएगा। राग बागेश्वरी का रह जाना काफी नहीं है, बागेश्वरी की गहराई होना जरूरी है। राग दरबारी में जो ऊंचाई मिलती है वो ऊंचाई मिलना जरूरी है। ये अगर नहीं मिला तो फिर राग दरबारी का भी कोई महत्व नहीं और बागेश्वरी का भी कोई महत्व नहीं। इसीलिए हम सोचते हैं कि क्या किया जाए कि हम अपने बच्चों को वो संगीत दे सके। तो हम यहाँ पे सोचते थे किसी बड़े कलाकार को बुला के सुनवा दें, तो अमूमन हमारे बड़े कलाकार भी बड़े जो हैं वो उनकी दयनीय स्थिति होती जा रही है, उनके भी हाथ खाली होते चले जा रहे हैं। उनको लगता है सब बच्चे बैठे हुए हैं, चलो किसी देर तक टुनटुना देते चलते हैं, हो जाएगा। सब ऐसा नहीं सोचते। हमारे यहाँ शाहिद परवेज जी आए तो उन्होंने जो गाना बजाना यहाँ किया वो उनके बड़ी बड़ी सभाओं में मुझे नहीं मिला। मैं तुरंत ही अगले ही दिन सुनने के लिए 80 घाट पर गया। अब मुझे समझ में आया कि नहीं, कल वाले शाहिद जी दूसरे थे। उसी के अगले दिन बाद में संकट मोचन में गया तो मुझे बहुत ही निराशा हुई। या नहीं भी गया, कहीं पर ऑनलाइन सुन रहा है, और भी जगह सुना, वरुणा सनबीम वरुणा में कार्यक्रम था, श्रोता आया ही नहीं। तो पूरे हॉल में 500 सीट में 5 आदमी बैठे रहेंगे तो कहाँ किसी कलाकार का मन लगेगा। क्या नहीं मन लगा, जो बजाने लगे, पीलू बजाए, पता नहीं उसी में फिल्मी गाने बजाए, क्या क्या हो गया, अपने मन नहीं लगा उनका। यहाँ उनका मन खुद से लगा। वे आए थे यहाँ पे वर्कशॉप लेने के लिए। तो हम लोग शाहिद जी को बहुत इज्जत करते हैं,
हमारे समय के श्रेष्ठ सितार वादक के रूप में हम उनको मान्यता देते हैं। हमारे कई सारे घर के लोग, विद्यार्थी, काफ़ी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनका अच्छा सुनने को मिलता है। कभी कभी आज भी उनका सितार एकदम गिर के बर्बाद नहीं हो गया। तो यहाँ पे बैठ के वो सिखा रहे थे नीचे वाले हॉल में, प्री कोविड टाइम, शायद 1 साल पहले, 2019 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है ऐसी चीज़। अब वो नीचे सिखा रहे थे, बजा रहे थे। बजाना तो खैर वो साधारण था, क्योंकि सीखने वाले तो सब ऐसे ही थे। 2-3 बहुत अच्छे थे, बाकी 20 लोग तो वही थे जो कि कहीं भी सीख लेते तो अच्छा रहता। शायद जी की जरूरत ही क्या थी, सबका उसी में टुनटुना झुनझुना हो रहा था। लेकिन हम लोग एक इज्जत के लिए बैठे हुए थे, और बैठ करके फिर पता नहीं कैसे उनको धीरे धीरे महसूस हुआ कि नहीं, ये वो जगह वैसी नहीं है जैसी हम समझ रहे हैं। तो खैर खाना किसी के घर से आया था, श्रावणी जी हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और उनको डेंगू हुआ था। शायद बलवीर जी को डेंगू हुआ था, तो उनको घर का खाना ही खाना था। डॉक्टर ने कहा था कि बाहर का मत खाइए, थोड़ा डेंगू था। तो घर से खाना आया था, उनको अंदर वाले कमरे में बैठ के खाना खिला दिया गया। खाना खाने के बाद उनसे कहा गया कि आप, चूँकि डेंगू में आदमी बहुत कमज़ोर होता है तो प्लेटलेट्स गिर जाए, आप विश्राम कर लीजिए यहाँ पे। हम लोगों ने दरवाज़ा थोड़ा सा हल्का सा बंद भी कर दिया, और बाहर आके बैठे। उसी में से लोग सितार जो थे वो कभी टूं टूं, कभी चूं चूं, कभी कुछ कर ही रहे थे, लेकिन वो अपना अंदर बैठे थे। फिर वो एक पान वान खाते हैं, थोड़ा पान वान खाए, मिजाज बना। थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गए, दरवाजे से बाहर आके कि एक बार इधर देखे, एक बार इधर देखे, चारों ओर देखे। कुछ ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं जो सारे एंटीना नहीं पकड़ पाते, लेकिन उनका एंटीना तो कोई छोटा मोटा एंटीना है नहीं। वो समझ चुके थे कि ये स्थान दूसरी है। तो वो कहे कि कुछ बोले नहीं, आके स्टेज पर फिर बैठ गए। हमने कहा वाह क्या गुरु है। उनसे कहा जा रहा विश्राम करिए, 1 घंटा शाम को फिर शुरू होगा आपका सेकंड सेशन। उससे पहले वो चले आए सिखाने, हम तो इसीलिए खुश हो। तो हम लोग भी बैठ गए। फिर वो लगे मिलाने, तो लोग संभवतः खमाज सिखा रहे थे, या कोई और राग ऐसे ही, कोई देश या खमाज ऐसे ही कुछ सिखा रहे थे। अचानक से देख रहे हैं कि देश और खमाज में एक शुद्ध ग लगता है, उनका कोमल ग मिल रहा है, कोमल ग। फिर देख रहे दूसरा गा भी लग रहा है। हमें थोड़ी देर में लगा कि अरे ये तो लग रहा है बजाने वाले हैं। हम तुरंत व्हाट्सएप पे सब कर, हमें लग रहा है कि इनका मूड आ गया है बजाने के लिए, तुम लोग तुरंत आओ। सब जगह जगह से दौड़े दौड़े दौड़े, जिसको इसको मैसेज दिख गया आना शुरू हो गए। कोई तुरंत आ गया, कोई थोड़ी देर बाद आया। आके वहाँ पे जो सही सही सुनने वाले लोग वहाँ बैठ गए। 45 मिनट फॉर नो रीज़न। नो रीज़न वाली बात को ही मैं बताने वाला हूँ। फॉर नो रीज़न। उनको किसी ने कहा नहीं था कि वर्कशॉप में आने के बाद आप सितार भी बजाइए, कार्यक्रम भी दीजिए, राग बजाइए, किसी ने नहीं कहा था। क्योंकि उनके राग बजाने की फीस अलग है, वो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती। यह तो वर्कशॉप था, खाली सिखाने के लिए आए थे। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी आर्थिक कारण या किसी के क्या सोच के वो बजाने लग गया, और इतना खूबसूरत बजाए। आप जाके शिल्पायन चैनल में वो जोगेश्वरी, राग जोगेश्वरी में ताल, बहुत ही कठिन तालों में कृष्ण जाति का रूपक और ये सब जो है एकदम अनछुअत चीज़ों को उन्होंने ले करके एक अच्छा सा सुंदर सा 40 मिनट का 45 मिनट का सुना दिया फॉर नो रीज़न। ये अकारण कोई चीज़ गाना बजाना करना, ये हम लोग भूल गए। अकारण में कारण है, वो कारण है संगीत। आज जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारी पत्नी के स्मृति में कार्यक्रम हुआ, भजन कथा, लेकिन वो किसके लिए था? वो संगीत के लिए नहीं था, वो किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए था। कहीं जा रहे हैं तो किसी मंदिर का वार्षिकोत्सव है, स्थापना दिवस। कभी जा रहे हैं तो कोई श्रृंगार महोत्सव है, कहीं जा रहे हैं तो हनुमत जयंती है, कहीं जा रहे हैं तो शिव जी का कुछ है। संगीत की वजह से कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? संगीत की वजह से कार्यक्रमों की संख्या नितांत कम हो चुकी है। और पहले इसी संगीत को कार्यक्रम जब होता था, अभी हम जिस भी कहते हैं संगीत कार्यक्रम जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि नहीं, ये कारण संगीत नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। हाँ, तो ये जो दूसरा कारण है, उसके वजह से गाना बजाना करना, संगीत के लिए करना है। किसी की शादी की सालगिरह हो गई, उसने कहा 50वां है, 25वां है, तो हम लोग कार्यक्रम, वजह होती, कोई ना कोई एक वजह होती। बाद में खाना खाना है, तो उससे पहले गाना बजाना हो रहा है, ये तो नहीं। संगीत के लिए जब आप घर से निकलेंगे तो आज हम सिर्फ गाना बजाना करने जा रहे हैं।
तो ये सब करने के बाद हमारे दिमाग में बहुत था कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि संगीत के लिए कार्यक्रम हो। 11 तारीख को अभी जो कार्यक्रम हुआ कई दिन पहले ही, उसमें भी कारण वही था। मंथा एनिवर्सरी आजकल चलता है शादी के बाद, 1 महीना हो गया तो मनाते हैं लोग, पहला महीना हो गया तो एक उत्सव मनाया जाता है। प्रवीण भी मनाएगा, नाश्ता कराएगा, 1 महीना हो जाए तब तो वो फिर मृत्यु का था, कहीं शादी का होता है। उससे पहले वहाँ कार्यक्रम हुआ, मेरा पेट नहीं भरा, तो वो संगीत का कार्यक्रम तो था नहीं, किसी वजह से था, ये किसी वजह से था। तो हमने कहा कि ये वजह वाला काम बंद, मैं तो चाहता हूँ कि बैठ के से बढ़िया से तबीयत से गाना बजाना। इसलिए मैंने जा ही रहा है, क्या आज क्लास में भी कई बार गई। इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया आराम से तबीयत से बैठ करके बच्चों का गाना सुनेंगे, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा आनंद आता है। बच्चे इसलिए गाएंगे कि गाना सुना रहे हैं, हम इसलिए गाएंगे कि गाना सुन रहे हैं। इस बीच में और कोई कारण नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आज मैं चेयर पर बैठ के नहीं, बल्कि नीचे बैठ के सुनेंगे। तो इसलिए मैं नीचे बैठना हूँ। लोग कुछ भी कुर्सी ले आ रहे, मैं कहा आज नीचे बैठ के आराम से सुनना चाहते हैं। सुनना इसलिए चाहते हैं कि ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं, जानने के लिए। हम लोग कितना ठीक ठाक सिखा रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए। आगे इनकी कोई संभावना बन रही है कि नहीं, ये जानने के लिए। आज एक और वजह है कि इन लोगों ने 12th की पढ़ाई की, पढ़ाई करके इतने सारे नंबर लाए। तो नंबर लाने के बाद भी गाना बजाना कर रहे थे कि ऐसे ही कर रहे थे? कितने सारे लोग थे। 12th है, नवंबर से ही छुट्टी। नंबर कितना है? 72%। 72 आजकल फेल माना जाता है। तो छोड़ना नहीं, इन लोगों ने छोड़ा नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले बोला कि आज आएंगे नहीं, कल पेपर है, लेकिन ऑनलाइन किया। ऐसे लोग कई लोग हैं करके अगर 95% नंबर ला करके यहाँ बैठ के गाने को तैयार है तो ताली तो बनती है। ऐसे इसके बाद के दोनों हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। 95 85 कोई मतलब वो बहुत कोई फिगर कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा उससे क्या ही हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा। CUET करेंगे तभी आप मान लीजिए कि 95 नहीं 99 ले आइए और CUET में फेल हो जाएगी, तो आपको तो बीच में एडमिशन लेने से रहा, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो लेने से रहा। तो क्या इम्पोर्टेंट है इस पोजीशन पर कि अगला आपका सही हो रहा है, तो वो तो ठीक है। तो सब कुछ ये लोग करे अच्छे से। यहाँ पर केवल इतना ही पता चल रहा है कि गाना बजाना और पढ़ाई को साथ लेके चला जा सकता है। ये चीज इन बच्चों ने दिखाया है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा, थोड़ा सा अपना कुछ और सुख सुविधा दूसरी चीज़ों पर कटौती की इन्होंने, थोड़ा सा अपना नींद कम किया, काम हो गया। तो इतने से काम के लिए क्या छोड़ देना है। आज संगीत छोड़ दिए, कल को पापा मम्मी को छोड़ दिए, बोले नहीं बहुत काम है, बाबू मर जाए, फिर क्या है कि नहीं हम अपना घर छोड़ देते हैं, हम बुद्ध जी बन के चले जाए वहाँ। ये तो कोई छोड़ने की तो कोई इंतहा नहीं है, छोड़ना नहीं, बल्कि उसको कैसे जूझ के करना। साथ ही दूसरी ओर बैठे हैं वेदांत सिंह, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। इस समय उनका इंटर्नशिप चल रहा है IIT में। IIT में का तीसरा साल होगा, तीसरा साल होगा। इंटर्नशिप में अलग झमेले में फंसे हैं, यहाँ भी हैं, कभी जाना आना भी होता रहता है। उसी में थोड़ा सा मौका मिलता है, जहाँ आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि तुम तबला बजाओ। इसलिए नहीं कि उनके आने के बाद बाकी लोगों से कोई मत, ऐसा नहीं, दूसरों से तुलना की बात नहीं। हम चाहते हैं कि उसका जुड़ाव संगीत से बना रहे, और कम से कम थोड़ी देर के लिए भी आकर के यहाँ बजाएगा तो अगले 6 महीना में उसको कारक मिल जाएगा कि हम इस वजह से रियाज कर रहे हैं कि हम ज्यों बनारस जाएंगे हमको कहीं ना कहीं बजाने का मौका मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रवीण सिंह जी जैसे हैं, नई नई गृहस्थी संभाले कि हम लोग बजाए, लेकिन बजाई ना। मैं कहा हरी हरी चूड़िया मंगाए तो चल रहा होगा ना, क्या कहे उसमें। हम कैसा अभी आ रहा है सावन, घबराओ मत, दुल्हनी गड़ेबा तब भी पता चली कि सोना का भाव चलत नहीं, घबराओ मत। क्यों कहेगी कि सोना का दुल्हनी गड़ा दो, तो कहने के लिए मोदी जी मना कर तुम्हारे लिए अच्छा हो गया है क्या ग्रीन कुर्ता पहन के आएंगे सावन। तो
ठीक है शुरू करें। ठीक है, गाना बजाना ही किया जाता है। ऐसा ऐसा पहले तो होता था ना, हम लोग नीचे में जब इस तरह होता था, पहले साउंड सिस्टम में बहुत ज़्यादा साउंड आता, शोर आता था, तो हम लोग पूरी तरह से ऑफ करते थे, माइक हटा करके गाना बजाना करते थे। और नीचे वाले हॉल में तो हम समझते हैं कि आधा गाना बजाना बिना माइक के हुआ है। आज भी आप अपने कभी चले जाइए चैनल ऑफ 141 वाले में कुछ पुराने वीडियोस लगे हुए हैं जो बिना माइक्रोफोन के हैं, देख सकते हैं। उसमें खिड़कियां भी खुली हुई हैं क्योंकि एसी नहीं लगा था। हाँ हाँ हाँ, समाप्त। तो नीलिमा गुप्ता, राग बागेश्वरी, खूब आनंद लीजिए, मेडिटेशन ध्यानस्थ होकर सुनिए, सीखिए कम, सोचिए कम, केवल गाना बजाने में आनंद लीजिए।